नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद सुरजीत चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जो भी साथी यूपी टेट, सी टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे चैनल पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। उसी के क्रम में आज आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। अच्छा, इसे शुरू करने से पहले एक बात बताइए। ये तो आप जानते हैं कि प्रत्येक विज्ञान की अपनी एक विषय वस्तु होती है कि नहीं, और उसका एक निश्चित क्षेत्र भी होता है दोस्तों। प्रत्येक विज्ञान का एक निश्चित क्षेत्र होता है। इसी प्रकार बाल मनोविज्ञान की भी अपनी विषय वस्तु होती है और उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है। आज हम उसी क्षेत्र में देखेंगे, उसी क्षेत्र में बात करेंगे कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत उस क्षेत्र में क्या क्या आता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि क्रो के अनुसार बाल विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। वो 3 बातें कौन सी हैं? पहली बात है बालक के विकास और परिपक्वता की अवस्थाएं। क्लियर दोस्तों? सबसे पहले बालक के विकास और परिपक्वता की अवस्था है, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद बालक के विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इस चीज का अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है बालक और समाज के सदस्यों के बीच सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं। क्लियर दोस्तों? ये क्रो महोदय कहते हैं कि बाल विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। वो 3 बातें कौन सी हैं? एक तो बालक के विकास और परिपक्वता की अवस्था, बालक के विकास पर वातावरण का प्रभाव, और तीसरा है बालक और समाज के सदस्यों के बीच सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं। क्लियर दोस्तों? अब आगे देखते हैं, इसे आप नोट भी करते चलिए। अध्ययन की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान की विषय वस्तु को हम निम्नलिखित 5 श्रेणियों में विभाजित करते हैं या कर सकते हैं। किसकी दृष्टि से? अध्ययन की दृष्टि से मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है उसको हम 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं, और जो ये श्रेणियां दी गई हैं इन पर डिटेल में बात करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि वो 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। पहली श्रेणी दी है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। इसमें हम बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। दूसरा है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। तीसरा है बाल विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन। चौथा है बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। और पांचवा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन। क्लियर दोस्तों? इन पांचों पर डिटेल में बात करेंगे आज। क्लियर? सबसे पहले बात करेंगे बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। ये 5 श्रेणियां दी गई हैं, उनमें से पहली श्रेणी है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। तो देखते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन पहली श्रेणी थी, उसमें देखते हैं सबसे पहले बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। क्लियर दोस्तों? इसमें कई सारी अवस्थाएं हैं और वो अवस्थाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले गर्भावस्था, गर्भ की अवस्था। जब बच्चे का जन्म नहीं होता है, बालक का जन्म नहीं होता है, उसे बोलते हैं गर्भावस्था। क्लियर दोस्तों? गर्भावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड।
जन्म से पहले की अवस्था, जन्म से पूर्व की अवस्था। दूसरी अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्फेंसी। और इसमें जन्म से 5 या 6 वर्ष की आयु तक जो बालक होता है वो उसकी शैशवावस्था होती है। ये दूसरी अवस्था है। तीसरी है उत्तर शैशवावस्था, जिसे बेबीहुड बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? बेबीहुड। अगर आप इंग्लिश में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसे बेबीहुड कहते हैं, बेबीहुड। शैशव अवस्था को बोलते हैं इन्फेंसी। ये भी आप नोट कर लीजिए, इन्फेंसी। और गर्भावस्था को बोलते हैं प्री नेटल पीरियड, प्री नेटल पीरियड। जो प्री नेटल पीरियड होता है दोस्तों, प्री नेटल पीरियड, ये जन्म से पूर्व का पीरियड होता है, जन्म से पूर्व की अवस्था होती है जब बच्चा गर्भ में होता है, बालक। और जो शैशवावस्था होती है, ये जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक, जन्म से। ठीक है दोस्तों, ये अवस्था कब होती है? जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। इसे भी आप याद रखिएगा, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद बेबीहुड यानी कि बाल अवस्था, सॉरी उत्तर शैशवावस्था, बेबीहुड, ये 2.5 से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। शैशवावस्था, शैशवावस्था में जन्म से 5-6 वर्ष तक की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। अब शैशवावस्था को ही 2 अवस्थाओं में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कह दिया गया उत्तर शैशवावस्था, या और कहा जा सकता है कि प्रारंभिक शैशवावस्था। तो जन्म से 2.5 वर्ष तक प्रारंभिक शैशवावस्था, और जन्म से 2.5 वर्ष से 5 या 6 वर्ष तक उत्तर शैशवावस्था हो गई। क्लियर दोस्तों? इसके बाद बात करते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड। ओके दोस्तों, चाइल्डहुड। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे इसके बाद है किशोरावस्था। किशोरावस्था को बोलते हैं एडोलसेंस। क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। इसे इंग्लिश में लिखते हैं ADOLE, एडोलसेंस, SCENCE, एडोलसेंस। और जो एडोलसेंस अवस्था होती है, इसे 12 से 18 वर्ष की अवस्था कहते हैं। 12 से 18 वर्ष तक ये किशोरावस्था होती है। क्लियर दोस्तों? इसे भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्लियर? ये अवस्थाएं हैं, इन 5 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से देख लें। पहली है गर्भावस्था, प्रीनेटल पीरियड। दूसरा बी शैशवावस्था, इन्फेंसी कहते हैं इसको। सी उत्तर शैशवावस्था, बेबीहुड, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, किशोरावस्था, एडोलसेंस। क्लियर? इन 5 अवस्थाओं के बारे में डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। आगे आपको डिटेल में ये सब बताया जाएगा। अभी शॉर्ट में बता दिया कि शैशवावस्था क्या होती है, बाल अवस्था क्या होती है, किशोर अवस्था क्या होती है। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। क्लियर? अब आगे देखते हैं। दूसरी हेडिंग है, पहली हेडिंग आपकी हो गई, पहली जो श्रेणी थी वो थी बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। अब ये दूसरी श्रेणी है, इसमें देखेंगे कि बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरी श्रेणी क्या है?
इसमें विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के सभी महत्वपूर्ण पहलू गर्भावस्था और शैशवावस्था में विकसित नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे बालक किशोर अवस्था की ओर बढ़ता है तो उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विकास भी होने लगता है। और वो पहलू कौन कौन से हैं? जैसे ही बच्चा किशोर अवस्था की तरफ जाता है तो उसके विभिन्न पहलुओं का विकास होता है। उन पहलुओं की आज बात करेंगे। उन पहलुओं में हम सबसे पहले देखते हैं वो पहलू कौन सा है। जैसे शारीरिक विकास। जैसे ही बच्चा शैशवावस्था से किशोर अवस्था की तरफ जाता है तो जो उसका शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, इसमें चेंज आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है गत्यात्मक विकास, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। इसमें भी चेंज देखने को मिलेंगे आप जैसे ही बच्चा शैशवावस्था से किशोरावस्था में जाएगा तो जो उसका व्यक्तित्व है उसका विकास होगा, व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। आगे तीसरा है मानसिक विकास। 4 नंबर पर भाषा विकास, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास को इंग्लिश में बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। 6 नंबर पर सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट। आगे देखते हैं सौंदर्यात्मक विकास, इसे बोलते हैं एस्थेटिक डेवलपमेंट। धार्मिक रिलीजियस डेवलपमेंट, स्मृति का विकास, मेमोरी का विकास होता है कि नहीं होता दोस्तों? जैसे बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो उसकी मेमोरी अलग होती है और जब वो किशोर अवस्था में जाता है तो जो उसकी मेमोरी है वो चीज़ें याद रहने लगती हैं। उसकी जो मेमोरी है उसका विकास होता है, उसकी स्मृति का विकास होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन जैसी किशोर अवस्था में जाता है तो वो चीज़ों को अच्छी तरह से पहचानता है, उन्हें याद करता है। इस तरह से स्मृति विकास होता है, मेमोरी डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं और कौन सा विकास होता है। प्रतिमा तथा कल्पना का विकास होता है, इमेज करने लगता है, इमेजिनेशन करने लगता है बच्चा। ओके दोस्तों, आगे है अवधान तथा रुचि का विकास। अवधान तथा रुचि का विकास। अवधान का मतलब होता है अटेंशन और रुचि को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट, इसका विकास होता है। 14 नंबर पर चिंतन, तारक और निर्णय का विकास। ये तारक गलत लिख गया है, यहाँ तर्क है। क्या है? तर्क। तारक कुछ नहीं होता, तर्क। चिंतन, तर्क और निर्णय का विकास। थिंकिंग है, चिंतन मीन्स थिंकिंग, तर्क रीजनिंग, इनका विकास होता है। और खेल का विकास, बच्चों में खेल का भी विकास होने लगता है। आगे देखते हैं व्यक्तित्व का विकास। क्लियर दोस्तों? तो ये विकास हैं जो ये जो पहलू हैं, इन पहलुओं का विकास होने लगता है। क्लियर दोस्तों? कौन कौन से पहलू हैं? ये आपको हमने 16 पहलू बताए। इनका विकास कब होता है? इनका विकास तब होता है जब बच्चा शैशवावस्था से कहाँ किशोर अवस्था की तरफ बढ़ता है, तब इन पहलुओं का विकास होता है। क्लियर? आगे देखते हैं तीसरी श्रेणी क्या थी। तीसरी श्रेणी में कहा गया है बाल विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन। जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जिनसे बालकों का जो विकास है वो प्रभावित होता है।
इनमें सबसे पहले है वंशानुक्रम और पर्यावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जो बच्चे के विकास है उस पर पर्यावरण का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता। अगर अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो उसका विकास जल्दी होगा, अच्छी चीज़ें बच्चा ग्रहण करेगा। अगर एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो उसका जो विकास है वो अच्छी तरह से नहीं होगा। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी का भी असर पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिनका कद छोटा होता है, नाटे कद के होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी नाटे कद के हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये वंशानुक्रम है, इसका असर भी पड़ता है बच्चे के, बालकों के विकास पर। परिपक्वता दूसरा नंबर है, परिपक्वता, इसका भी असर पड़ता है, ये भी कारक प्रभावित करता है बाल विकास को। थर्ड है शिक्षण और प्रशिक्षण। 4 व्यक्तिगत भिन्नताएं। और 5 सामाजिक संगठन। क्लियर दोस्तों? सामाजिक संगठन, इनका असर, इन कारकों का असर बाल विकास पर पड़ता है। ये जो कारक हैं ये बाल विकास को प्रभावित करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। जो ये आपको कारक बताए जा रहे हैं अभी आप सिर्फ नोट कर लीजिए और इनको याद रखिएगा कि कौन कौन से कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। इन सभी कारकों पर डिटेल में बातचीत की जाएगी, पूरा आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी। 6 नंबर पर है संस्कृति, आर्थिक स्तर, पोषण, शुद्ध वायु और प्रकाश। शुद्ध वायु और प्रकाश का असर पड़ता है बाल विकास पर, ये बाल विकास को प्रभावित करता है। पोषण प्रभावित करेगा बाल विकास को। अगर बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसका विकास अच्छा होगा। अगर पोषण नहीं मिलेगा बच्चे को तो वो कुपोषित हो जाएगा, तो इससे बाल विकास पर असर पड़ेगा, ये प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा। क्लियर दोस्तों? अब आगे देखते हैं, इनको आप नोट करते चलिए, फिर इन पर डिटेल में बात की जाएगी। चौथी श्रेणी है, ये रही बालकों के असामान्य व्यवहार का अध्ययन। जो बालक हैं, बालकों के असामान्य व्यवहार का अध्ययन, इसे चौथी श्रेणी में रखा गया है। इसमें क्या है दोस्तों? अच्छा, आपको हम बता दें कि जो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों को केवल समान विशेषताओं और क्रियाओं का अध्ययन ही नहीं किया जाता, उनके असमान व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो जो असामान्य व्यवहार हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें है भाषा दोष। क्या है दोस्तों? भाषा दोष, लैंग्वेज डिफेक्ट। ये जितने भी हम आपको क्रम से बता रहे हैं नंबरिंग करके, 1 2 3 4, इसे आप इसी तरह से नंबरिंग करके नोट कर लीजिए। ये सब पूछे जाते हैं प्रश्न में और ये आपको याद रखना पड़ेंगे, और इनको हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, इन पर सब पे डिटेल में बात होगी। अभी आपको सिर्फ इतना काम करना है, ये सब नोट करना है और इनको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए, कारक दे दिए जाए, प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो आप बता देंगे। या आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि बालकों के असमान व्यवहार में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो आपको पता होंगे, तो आप बता पाएंगे। इसलिए इनको क्रमबद्ध 1 2 3 4 5 करके इसी तरह से नोट कर लीजिए। दूसरा है समायोजन। तीसरा मानसिक व्याधि। चौथा है मानसिक न्यूनता। 5वां है बाल अपराध। क्लियर दोस्तों? अगर आप इसे इंग्लिश में नोट करना चाहें, भाषा दोष, इसे बोलते हैं लैंग्वेज डिफेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? लैंग्वेज डिफेक्ट।
इसे भी आप नोट कर लीजिए। लैंग्वेज डिफेक्ट। कुसमायोजन से बोलते हैं मेल एडजस्टमेंट। मानसिक व्याधि, मेंटल पैथोलॉजी। मेंटल पैथोलॉजी, PATHOLOG भाई। क्लियर। अगला मानसिक न्यूनता, मेंटल डिफिशियंसी। मेंटल तो ये है, और डिफिशियंसी DIFICIENC। बाल अपराध, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। क्लियर दोस्तों। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। क्लियर दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए। पांचवी श्रेणी देखते हैं। पांचवी श्रेणी में कहा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन। बाल विकास के अंतर्गत क्या किया जाता है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मतलब बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों की असामान्यताओं के स्वरूपों के अलावा उनके निराकरण के उपायों का अध्ययन भी किया जाता है। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान बालकों की असामान्यताओं, उपचार तथा निरोध का अध्ययन भी करता है। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है बाल मनोविज्ञान के उद्देश्य। जो बाल मनोविज्ञान है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य बताया गया है भविष्यवाणी या पूर्व कथन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिक्शन। भविष्यवाणी या पूर्व कथन में क्या होता है, किसे कहा जाता है? तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की अंतर्निहित शक्तियां, यानी कि जो उसके अंदर निहित जो शक्तियां होती हैं, उसके व्यक्तित्व के सभी आयामों, उनके शारीरिक मानसिक अवस्थाओं, संवेगात्मक सामाजिक नैतिक तथा चारित्रिक विकास, बाल विकास का तथा वे मूल तथ्यों का अध्ययन करने के बाद बालक के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि आने वाली परिस्थितियों में बालक का विकास किस प्रकार होगा, या किस प्रकार का व्यवहार करेगा, या उसका जो बालक का विकास है वो किस प्रकार से नहीं होगा। इन चीज़ों की भविष्यवाणी की जाती है या पूर्व कथन प्रेडिक्शन बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। तो मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है कि बच्चों के बारे में, जो बालक हैं उनके बारे में ये बताया जा सकता है, भविष्यवाणी या पूर्व कथन किया जा सकता है। क्लियर। दूसरा है आपका मार्गोपदेशन। मार्गोपदेशन यानी कि गाइडेंस। बाल मनोविज्ञान का ये भी क्या है, एक उद्देश्य है। मार्गोपदेशन क्या होता है? बालकों के माता पिता को या उनके अभिभावकों को समय समय पर बालकों के व्यवहार की उचित दिशा में निर्देशित करने के लिए मार्गोपदेशन प्रदान करना। इसके लिए मार्गोपदेशन कैसे प्रदान किया जाता है? इसके लिए हमारे देश में बाल निर्देश केंद्रों एवं उपचार गृहों की स्थापना की गई है कि नहीं? तो ये है आपका मार्गोपदेशन।
बाल मनोविज्ञान का ये भी एक उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य है? तीसरा है नियंत्रण, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। बाल मनोविज्ञान की सहायता से उन परिस्थितियों पर नियंत्रण किया जा सकता है, उन परिस्थितियों पर कंट्रोल रखा जाता है और उन समस्याओं का निराकरण किया जाता है, उन समस्याओं को सॉल्यूशन निकाला जाता है जो बालकों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये बाल मनोविज्ञान के उद्देश्य थे, एम्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। क्लियर? निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं कौन कौन से? भविष्यवाणी या पूर्व कथन, मार्गोपदेशन और तीसरा है नियंत्रण। क्लियर? अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। अब अगला टॉपिक है शिक्षा और मनोविज्ञान। क्या है दोस्तों? शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। सबसे पहले ये जानते हैं कि शिक्षा होता क्या है। शिक्षा क्या होता है? तो जो शिक्षा है, शिक्षा के बारे में बताया गया है कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु और आ प्रत्यय के योग से बना है। किससे बना है? शिक्ष धातु, शिक्ष धातु और उसमें आ प्रत्यय जोड़ दो तो हो जाएगा शिक्षा। और जिसका अर्थ होता है, जिसका क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है सीखना, सिखाना, विद्या प्राप्त करना अथवा ज्ञान ग्रहण करना। समझ में आया दोस्तों शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा शब्द किससे बना है? शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु और आ प्रत्यय के जोड़ने से बना हुआ है। और इसका अर्थ क्या होता है? इस शब्द से क्या अर्थ निकलता है? इसका शाब्दिक अर्थ है सीखना, सिखाना, ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान ग्रहण करना। ये इसके शाब्दिक अर्थ हैं। शिक्षा को दोस्तों अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशन। और जो एजुकेशन शब्द है, एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। किससे बना है दोस्तों? एडुकेटम से। जो एजुकेशन शब्द है ये किससे बना है? एडुकेटम से। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको कि शिक्षा क्या होता है? तो शिक्षा क्या होता है? शिक्षा का मतलब होता है सीखना, सिखाना, विद्या प्राप्त करना अथवा ग्रहण करना। और जो एजुकेशन, जो इंग्लिश वर्ड है एजुकेशन, ये किससे बना हुआ है? ये लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। क्लियर दोस्तों? और जो एडुकेटम है, एडुकेटम किससे मिलकर बना है? एडुकेटम आपका बना है ई और ड्यूको से। ई और ड्यूको शब्द से मिलकर आपका क्या बना है? एडुकेटम। ई का मतलब होता है दोस्तों अंदर। ई का क्या मतलब होता है? अंदर। और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ड्यूको का क्या अर्थ होता है? आगे बढ़ना। क्लियर दोस्तों? तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि बालक की जो आंतरिक या जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना या प्रकट करना या विकसित करना, अंदर से आगे बढ़ाना। ई का मतलब अंदर और ड्यूको का मतलब आगे बढ़ाना, तो अंदर से आगे बढ़ाना। जो बालक की आंतरिक शक्तियां हैं या जन्मजात शक्तियां हैं, मतलब जन्मजात का मतलब होता है जो उसे जन्म से पहले की शक्तियां जो उसे प्राकृतिक रूप में बालक को मिलती हैं, उनको बाहर निकालना, प्रकट करना या विकसित करना, ये इसका मतलब है ई ड्यूको का। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं, दोहरा देते हैं। जो शिक्षा है, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु और आ प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना, सिखाना, विद्या प्राप्त करना अथवा ज्ञान ग्रहण करना। और जो शिक्षा शब्द है इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एजुकेशन। क्या बोलते हैं? एजुकेशन। और जो एजुकेशन है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है। एडुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना, यानी कि अंदर से आगे
बढ़ाना मतलब बालक की जो शक्तियां हैं उनको बाहर बढ़ाना, बालक की शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना या विकसित करना। क्लियर दोस्तों? तो इससे एक डेफिनेशन बन जाएगी, इससे क्या परिभाषा बन जाएगी, इससे इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है। इसके शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की जन्मजात आंतरिक शक्तियों को बाह्य परिस्थितियों में आगे बढ़ाया जाता है, उसे विकसित किया जाता है तथा उसके विकास के लिए सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं और नोट कर लीजिए। क्लियर? अब आगे देखते हैं। शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। शिक्षा तो आपको समझ में आ गया, शिक्षा क्या होता है। अब इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। कुछ विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उनके अलग अलग मत हैं, वो देखते हैं किसने क्या कहा है। सबसे पहली परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है, ये हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। आगे देखते हैं ड्रेबर क्या कहते हैं। ड्रेबर कहते हैं शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को ढाला तथा परिवर्तित किया जाता है, ये ड्रेबर कहते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं शिक्षा की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं और इस तरह की परिभाषाएं दे दी जाती हैं आपसे और पूछ लिया जाएगा कि ये किसकी परिभाषा है। यदि आपको याद होगा, पढ़ा होगा, तभी आप बता पाएंगे कि ये पेस्टोलॉजी की है या ड्रेबर की है, जो भी परिभाषा होगी उसके अनुसार। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इनको नोट करते चलिएगा और इसे याद करना है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पेस्टोलॉजी की। पेस्टोलॉजी ने कहा है शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है रेमंड की। रेमंड के अनुसार, रेमंड कहते हैं कि शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार से क्रमशः अनुकूलन करता है, ये बात कहते हैं रेमंड। आगे देखते हैं स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। क्लियर दोस्तों? आगे सुकरात कहते हैं शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं। आगे है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं शिक्षा का कार्य बालक की मस्तिष्क को शुद्ध, नैतिक व बौद्धिक मूल्यों को अनुभव करने में इस प्रकार सहायता देना है कि वह उन मूल्यों से प्रेरित होकर इनको सर्वोत्तम प्रकार से अपने कार्य और जीवन में प्राप्त करे। क्लियर? ये बात कही है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ये आपको कथन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किसकी परिभाषा है या ये कथन किसका है। आगे बात करते हैं अरस्तु की। अरस्तु क्या कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। इन्होंने शिक्षा की क्या परिभाषा दी है कि ये स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का होना क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। बात करते हैं कमेनियस की। कमेनियस जी कहते हैं कि सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं।
एडम स्मिथ क्या कहते हैं? शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। एडम स्मिथ क्या कहते हैं? शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। उसके बात करते हैं टीपी नन की। टीपी नन कहते हैं शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। ये सभी शिक्षा की परिभाषाएं हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, ये आप याद रखिएगा। ये सभी परिभाषाएं इससे पहले परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। बात करें बिलमोट की। बिलमोट कहते हैं शिक्षा जीवन की तैयारी है। शिक्षा क्या है? जीवन की तैयारी है। ओटावे के अनुसार, ओटावे कहते हैं शिक्षा का कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों व व्यवहार के प्रति मानव को तरुण एवं कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना है। ये ओटावे कहते हैं कि शिक्षा का कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों व व्यवहार के प्रति मानव को तरुण एवं कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना है। इसके बाद आगे देखते हैं, उपनिषद में भी शिक्षा के बारे में बताया गया है। शिक्षा क्या है? उपनिषद में कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात शिक्षा वही है जिससे मुक्ति मिलती है। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है, बिना शिक्षा के मुक्ति नहीं मिलेगी। ये रही परिभाषाएं, ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। क्लियर दोस्तों? अगर इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको जितनी भी परिभाषाएं बताई गई हैं ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि वो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।